चमेली और उमा दोनों ही सास बहू सुबह सुबह खाना बनाने को लेकर झगड़ते रहते थे, जिससे उमा का बेटा केशव बहुत परेशान था। अरे बस करो, झगड़ा बंद करो। अरे दोनों से मैं परेशान हो चुका हूँ। अरे सुबह का खाना ढंग से नसीब नहीं होता, शाम को चैन की रोटी खा नहीं पाता। तू अपनी बीवी को क्यों नहीं बोलता कि वो सुबह जल्दी उठकर तेरे लिए खाना बना दे? वो तो इतना कर ही सकती है ना तेरे लिए। तू उसका पति है, तेरे लिए 2 रोटियां तो सेक सकती है। अरे मैं बीबी हूँ तो मेरा फर्ज तो है ही, लेकिन आप भी तो इनकी माँ हो ना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इनका ध्यान रखे। तो आप बना दीजिए इनके लिए खाना। बस करो, मैं थक गया हूँ यार आप लोगों से। अरे आप लोगों का तो रोज का है, मैं भूखा रह लूंगा। इससे अच्छा मेरे जाने के बाद खाना बनाओगे, दोनों मिलके खाओगे, और जब मेरी बारी आती है कि मेरे लिए कुछ बना दो तो बहू तू बना, माँ जी आप बनाइए, बहू तू बना, माँ जी ये बनाइए, यही करते रहते हो। मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए, मैं ही बना देती हूँ। आपकी माँ को तो आपकी चिंता है ही नहीं। केशव चमेली की बातों को भी अनसुना करके काम पर निकल जाता है और टेंशन में ही काम कर रहा होता है। केशव भूखा भी होता है, तभी उसका ध्यान भटकता है और केशव के ऊपर कई सारी अनाज की बोरियां गिर जाती हैं और उसका आधा शरीर यानी पैर का हिस्सा उन बोरियों के नीचे दबा होता है। जल्दी जल्दी वहां मौजूद लोग केशव को निकाल तो लेते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे लंबे समय तक बेड रेस्ट के लिए दे देते हैं। अरे ये क्या हो गया? एक ही तो था घर में कमाने वाला, अब तो वो भी चल फिर नहीं सकता है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। जब भी मेरा बेटा काम पे निकलता था तू ही उसे कोसती रहती थी। देख आज क्या हो गया मेरे बेटे को। अब हम भी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अगर आप ही इतनी अच्छी होती तो आप ही खाना बना देती, मुझसे बहस क्यों करती? अरे रुक जाओ, थम जाओ। अरे कोई तो मेरी हालत पे तरस खा लो। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए ये घर कैसे चलेगा, लेकिन आप लोग इस बात को लेके झगड़ा करने में लगे हो। अरे मेरी हालत तो देखो। आप दोनों एक काम करो, फैसला कर लो कि आप लोग मुझे ऐसी हालत में देखना चाहती भी हो या नहीं। जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन माँ जी ये सही कह रहे हैं। अब हमारा घर कैसे चलेगा ये सोचना भी तो जरूरी है ना। मुझसे तो बाहर कोई काम नहीं होगा। हम क्या करेंगे बहू? आज का राशन तो है, लेकिन कल के खाने पे तो आफत आने वाली है। हाँ माँ जी, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हमसे कुछ होगा भी या नहीं। बहू तो अभी तो खाना बना ले, मैं इतने सरपंच जी के घर से आती हूँ। अगर मेरे लायक कुछ काम होगा तो मैं वही कर लूंगी। चमेली खाना बनाने में लग जाती है और उमा काम की तलाश में घर से निकल पड़ती है। लेकिन जब उमा कई घंटों तक घर लौटकर नहीं आती तो वो उदास होती है। माँ जी आप ठीक तो है? क्या हुआ है आपको? आप इतनी उदास क्यों हो? नहीं कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक तो है। तो मुझे एक गिलास पानी पिला दे, मैं बहुत थक गई हूँ। लीजिए माँ जी पानी। क्या हुआ, मिला कहीं काम? किसी ने आपको कुछ कहा क्या? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बहू मैं सरपंच जी के घर गई थी तो उन्होंने मुझे कहा वो तुझे काम पर रख लेंगे, लेकिन सुबह तेरे लिए कोई काम नहीं है, तुझे उनके यहाँ रात में काम करना पड़ेगा। और मैं भी यही सुनकर लौट आई। माँ जी इसमें आप क्यों उदास होती हो? वो सोच तो उनकी है, हम तो अच्छे हैं ना। और आप तो अपनी बहू पर कितना गर्व करती हो। सास बहू दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उमा की पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला भी आते ही चमेली को कटोरी में भरा हुआ अंडा कड़ी देती है। अरे वाह काकी, अंडा करी, क्या बात है। इसमें से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वैसे मुझसे आखिरकार आपने अंडा करी बनाना सीख ही लिया। अरे तेरे जैसा अंडा कड़ी तू ही बना सकती है। मैंने तो कोशिश कर ली, बाकी तू खा के बता कैसा बना है। और बता केशव कैसा है, अब ठीक है ना? वो ठीक ही है, अब जब तक उसकी दवा चलेगी तो शायद ठीक हो जाए कुछ दिनों में। तब तक तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। विमला कोई ढंग का काम है तो बताना मुझे। अरे बहू तू तो होशियार है, फिर भी तू ये कह रही है कि तुझे काम ढूंढना पड़ेगा। देख उमा, मैं तुझसे ये कह रही हूँ कि हमारे गांव में खाने पीने की दुकानें नहीं है और तू अंडा कड़ी की दुकान खोल सकती है। उसके साथ तू चावल दे या रोटी दे, जो सही लगे वो दे दियो। तो अंडा कड़ी की दुकान तो अच्छी खासी चल पड़ेगी तेरी। अरे काकी आपने तो क्या दिमाग दिया है, एक ही बार में सारी समस्या ही हल कर दी। अब उमा और चमेली के पास जो भी थोड़े बहुत गहने होते हैं वो उन्हें गिरवी रखकर
गांव में दोनों सास बहू एक छोटा सा अंडा करी का स्टॉल लगा लेते हैं। अभी तक तो कोई भी नहीं आया। लगता है घर चलाने के लिए आइडिया काम नहीं करेगा। अरे बहू, आज तो पहला ही दिन है, थोड़ा सब्र रख। 1-2 दिन तो लगेगा ही लोगों को अपनी दुकान पर आने में, और जब वो आएंगे तभी तो तेरे अंडे करी का स्वाद पता लगेगा। दोनों ही सास बहू दुकान पर बैठे होते हैं। तभी वो देखते हैं जैसे जैसे शाम होती है वैसे ग्राहक भी उनकी दुकान पर अंडा करी चावल खाने आते हैं। अरे बहन जी, अरे का अच्छा काम की हो आप। अरे दुकान लगाकर हमरा तो भला कर दिया आपने। अरे हमारी पत्नी हमको मांस मछली घर में खाने नहीं देती, अब बाहर जाके खाएंगे तो बाहर कोई दुकान नहीं थी, लेकिन आपने दुकान खोली है तो हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको एक बात बताए, हमको मांस मछली बहुत पसंद है, लेकिन जब से शादी हुई है हमारी पत्नी हमको मांस मछली चिकन अंडा कुछ नहीं खाने दी। अच्छा, ऐसा है क्या? वैसे अंडा करी कैसी बनी है? कोई कमी तो नहीं है ना? अरे वाह वाह, क्या अंडा करी बनाई हो आप। अरे मजा आ गया खाकर। अरे अब तो हर 2-3 दिन पर मैं आऊंगा और अंडा करी खाकर ही जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहला दिन तो कुछ ही लोग उमा और चमेली के अंडा करी के स्टॉल पर आते हैं। जब लोग चमेली के हाथों का अंडा करी खाकर जाते हैं तो चमेली की तारीफ तो करते ही हैं, साथ ही गांव के लोगों में चमेली के हाथों का अंडा करी फेमस भी हो जाता है। माँ जी, धीरे धीरे मेरे हाथों का अंडा करी फेमस होता जा रहा है। ये सब विमला काकी की बदौलत हुआ है। उस दिन अगर विमला काकी अंडा करी देने नहीं आती और वो हमें अंडा करी की दुकान लगाने को नहीं कहती तो शायद आज हम काम ही ढूंढ रहे होते। उमा और चमेली लगातार मेहनत कर रहे थे। वो सुबह ही अपने अंडा करी की दुकान लगा लेते हैं और शाम होते होते उनकी अच्छी कमाई भी हो जाती है। लेकिन उनका आधा पैसा केशव की दवा में ही लग रहा था। इधर महीने बीत जाते हैं और केशव के पैरों में जो जख्म था उसमें भी सुधार होता है। लेकिन एक रोज दूर खड़ी विमला उमा और चमेली के ग्राहकों को देख रही होती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, वरना ये सास बहू और ये कहीं भीख मांग रहे होते। लेकिन मैं विमला हूँ, इन्हें झोपड़ी से महल नहीं बनाने दूंगी। जब इन्हें दिमाग मैंने दिया है तो तबाह तो मैं ही करूंगी इन्हें। अब अगले ही रोज विमला उमा की अंडा करी की दुकान पर पहुंचती है। अरे चमेली, आज तूने दुकान खोली है? बल्कि आज तो मंगलवार है और गांव वाले कुछ कहते नहीं है तो तुम दोनों मनमानी करोगी अपनी। अरे ये तो कैसी बातें कर रही है? आज मंगलवार है तो हमारा मेन्यू भी तो बदला हुआ है, तूने देखा नहीं क्या? अच्छा, लेकिन तेरी दुकान तो वही है। तू अच्छा खासा धर्म भ्रष्ट कर रही है लोगों का। अरे विमला, क्या हो गया है तुझे? तू ठीक तो है ना? आज मंगलवार है तो खाने में करी चावल बना है, अंडा नहीं। और यहाँ जितने भी लोग हैं वो ये बात जानते हैं। अरे आप जो कुछ भी कहना चाहती हो वो सब हमें समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे इसी से इनका घर चलता है और आप है कि यहाँ 4 बातें लगा के लोगों को भड़का रही है ताकि इनकी दुकान के खिलाफ हो जाए और दुकान बंद हो जाए। अरे गरीब का भला नहीं कर सकती हो तो बुरा करने क्यों आ रही हो? वहाँ जितने भी लोग बैठे थे वो उमा और चमेली के रोज के ग्राहक थे और वो लोग विमला को बोलने का मौका नहीं देते। और उमा चमेली समझ जाती है कि विमला भी उनके ग्राहकों को भड़काने ही आई थी। लेकिन विमला की बातों का किसी पर कोई असर नहीं होता क्योंकि चमेली और उमा बड़े ही ईमानदारी के साथ अपने अंडा करी की दुकान चला रहे थे। मनीषा एक बहुत ही अच्छी और सुंदर लड़की थी। उसकी शादी आदित्य नाम के एक लड़के से हो जाती है जो कि पेशे से एक लॉयर था। उसके ससुराल में उसकी सास सुनीता थी। मनीषा अपने घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभालती थी। मनीषा की शादी को 3 साल हो गए थे पर अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं था। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए। मेरा भी सपना है कि मैं भी अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाऊं। ये बता, कब दिखा रही है मुझे उनका मुंह? वो माँ जी, अभी हमने बच्चे की कोई प्लानिंग नहीं की है। मुझे नहीं पता कुछ, तुझे कुछ तो करना ही होगा। समझ ले, ये मेरी इच्छा है। अरे माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आज ही इस बारे में आदित्य से बात करती हूँ।
मनीषा अपने कमरे में जाकर ये बात अपने पति आदित्य को बताती है। वो बिना किसी बात पर गौर किए वहाँ से चला जाता है। आदित्य के ऐसे बर्ताव से मनीषा को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन जब आदित्य कोर्ट जाता है तो उसकी मुलाकात एक कियारा नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है, जो उसके पास एक केस के सिलसिले में आती है। तो आप मेरा केस लड़ेंगे? याद रखिए, मुझे हारना पसंद नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, आदित्य सिंह आज तक कोई केस नहीं हारा है, तो इस बार भी हारने का कोई चांस नहीं है। बहुत अच्छे। वैसे एक बात पूछूं? जी कहिए। शादी हो गई आपकी? जी 3 साल हो गए हैं। बहुत अच्छे। चलिए अब मैं चलती हूँ। मिलकर अच्छा लगा आपसे। इतना कहकर कियारा वहाँ से चली जाती है। आदित्य उसे देखता और बस देखता ही रह जाता है। वक्त बीतता जाता है। कियारा और आदित्य में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और आदित्य केस जीत जाता है, जिसकी खुशी में कियारा आदित्य को सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर डिनर पर बुलाती है और एक बहुत ही रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर प्लान करती है। वाह कियारा, ये सब तुमने मेरे लिए किया? हाँ बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। आओ बैठो। आदित्य चेयर पर बैठ जाता है कि तभी कियारा उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और कहती है, तो कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह एकदम हॉट। तो फिर इतने दूर क्यों हो? पास आओ ना। और पास? बहुत पास, इतना कि कोई हमें चाह कर भी दूर न कर सके। जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से बस मैं तुम्हारे ख्यालों में ही खोया रहता हूँ। और हाँ, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। ऐसा जादू करती हो ना तुम कि मुझे तुम्हारी तरफ ही खींच लाती हो। सच कहूँ आदित्य, मेरी जिंदगी में एक खालीपन हमेशा मुझे सताता था, पर जब से तुम मुझे मिल गए हो ना, मुझे सब कुछ मिल गया है। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे आदित्य। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और इसी तरह रात बीत जाती है। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए आदित्य कियारा को अपने सामने वाला घर खरीद कर गिफ्ट कर देता है और उसे अपनी पड़ोसन बना लेता है। वक्त बीतता जाता है। कियारा और मनीषा के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, पर मनीषा की सास सुनीता को कियारा कुछ खास पसंद नहीं थी। उसे कियारा का उनके घर आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही एक सुबह कियारा उनके घर आती है। आंटी जी, एक कटोरी चीनी मिलेगी क्या? हाँ हाँ देती हूँ। रोज रोज छोटे छोटे कपड़े पहनकर मांगने आ जाती है। तभी वहाँ मनीषा भी आ जाती है। अरे कियारा, तुम यहाँ कैसे? अरे मनीषा, वो चीनी खत्म हो गई थी तो वही लेने आई थी। अच्छा अच्छा, आओ बैठो, नाश्ता करो। आदित्य भी अभी आते ही होंगे। क्यों, अपने घर कर लेगी? यहाँ कौन सा भंडारा बट रहा है? अरे कोई बात नहीं माँ जी, पड़ोसन है हमारी। कियारा आओ आओ। सभी लोग एक साथ नाश्ता करने टेबल पर बैठ जाते हैं। कियारा और आदित्य एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तभी आदित्य टेबल के नीचे से कियारा का हाथ पकड़ लेता है। कियारा थोड़ा शर्मा जाती है, पर कुछ नहीं कह पाती। सभी लोग नाश्ता करके उठते हैं कि तभी कियारा बोलती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, आइए आपको छोड़ देता हूँ। हाँ कियारा, आदित्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम कहाँ अकेले भटकते फिरोगी? साथ चली जाओ। अरे क्यों चली जाए साथ? दुनिया भर की बसें, रिक्शा चल रहे हैं, अपने आप चली जाएगी। अरे माँ, आप इतना गुस्सा क्यों करती हो? और आप चलिए, आपको छोड़ देता हूँ। कियारा और आदित्य वहाँ से चले जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों ही एक दूसरे के और भी ज्यादा पास आ जाते हैं।
अब आदित्य भी अपने काम पर ना जाकर बस कियारा के साथ ही अपना सारा वक्त बिताता था। लेकिन एक दिन मनीषा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो आदित्य को सरप्राइज देने के बारे में सोचती है। तभी वो आदित्य को फोन करके बोलती है, हेलो आदित्य हाँ मनीषा बोलो। जी, आज मैं और मम्मी जी मेरे बुआ के घर जा रहे हैं। कल शाम तक आएंगे, तो आप अपना जरा ख्याल रखिएगा और खाना टाइम पे खा लेना। इतना कहकर मनीषा फोन काट देती है। तो वहीं आदित्य भी मौके का फायदा उठाकर कियारा को अपने घर बुला लेता है। शाम को जैसे ही वो कियारा को लेकर अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि घर के चारों तरफ अंधेरा ही है। तभी कियारा बोलती है, क्या बात है जानू, आज तो बहुत रोमांटिक माहौल बना रखा है और लाइट भी नहीं है, बस हम, तुम, हमारा प्यार और ये अंधेरा। अरे मेरी जान, किस्मत भी मेरे साथ है तभी आज घर की लाइट भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं और किस करने ही वाले होते हैं कि तभी घर की लाइट आ जाती है और सामने मनीषा और सुनीता खड़े होते हैं। शर्म नहीं आई आपको मेरा यकीन ताड़-ताड़ करते हुए? और कियारा, तुम मेरे दोस्त होकर तुमने मेरे पति को ही मुझसे छीन लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये लड़की अच्छी नहीं है, दूर रख इसे आदित्य से, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। नहीं, वो जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे अरे हमें एक बार कहने का मौका तो दो। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। मैं तो यहाँ तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर अब मैं इस बच्चे पर तुम्हारे परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। मनीषा की प्रेगनेंसी की बात सुनकर कियारा दंग रह जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। क्या मनीषा, तुम प्रेग्नेंट हो? हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं किसी का बसा बसाया घर तोड़ने जा रही थी। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती, मैं जा रही हूँ। मनीषा और सुनीता आदित्य को घर से जलील करके बाहर निकाल देती हैं। थोड़े ही समय बाद मनीषा आदित्य से डाइवोर्स ले लेती है और उससे सारे रिश्ते खत्म करके चली जाती है। वक्त बीतता जाता है और वो एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य भी दिन रात पछतावे की आग में जलता ही रहता है। संगीता को अपनी 5 बहुओं के आने से खुशी थी। संगीता का ये मानना था कि उसकी 5 बहुएं जो हैं वो पूरे घर को अच्छे से संभाल लेंगी और बहुओं के आने से घर में रौनक भी बनी रहेगी। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि संगीता की 3 बहुएं पढ़ाकू हैं और 2 बहुएं अनपढ़ हैं, जिनमें इसी बात को लेकर आए दिन कोई न कोई तमाशा होता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन संगीता की बड़ी बहू प्रीति अपनी बुक की तलाश कर रही थी। तभी वहाँ संगीता के 3रे नंबर की बहू भूमि हाथ में बुक लिए आती है और बोलती है, अरे ओ प्रीति दीदी, ये आपकी किताब ना यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, थोड़ा संभाल कर रखिए ना, हम कल बाकी के कूड़े के साथ इन्हें भी फेंक देते। तुम पागल हो, मैंने बुक यहीं रखी थी तो कूड़े के पास कैसे जा सकती है? तुम ना पागल मत बनाओ। अच्छा जी, हम पागल बना रही हैं आपको? लोग कर लो बात। आपको तो हमारा वो अंग्रेजी में का बोलते हैं, थांकू करना चाहिए, और आप है कि खुले सांड की तरह हम पर ही चिल्ला रही हैं। कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हो तुम? अरे थोड़ा तो सोचकर बोलो। हमेशा क्या ये जाहिर करना जरूरी है कि तुम अनपढ़ ही हो? कितना समझाया है कि थोड़ा सलीके से बात किया करो। ओ दीदी, आपको भी कितनी बार समझाया है कि हमको अनपढ़ मत बोला करिए बार बार, वरना तो हम भी आपको उल्टी सीधी सारी गिनती याद दिला देंगी, बुझी कि नहीं? तुम मुझे धमकी दे रही हो? पता है ना किसी को धमकी देना क्या होता है? नहीं, हमको बकवास चीजों को जानने की इच्छा भी नहीं है। आप ही जानिए, बड़ी आई हमें अनपढ़ बोलने वाली। अंग्रेजी के 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, खुद को प्रधानमंत्री समझ रही है, बोर्डम कहेगी। मुझे बोर्डम बोला? रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ कि अंग्रेजी होती क्या चीज है। दोनों में इसी बात को लेकर काफी ज्यादा बहस शुरू हो जाती है और दोनों की आवाज बाहर तक जाने लगती है।
ये सुनकर वहाँ संगीता आ जाती है और दोनों को बहस करते देख संगीता बोलती है, तुम दोनों इतनी जोर जोर से लड़ाई क्यों कर रही हो? अरे बाहर तक आवाज जा रही है। आस पड़ोस के लोग बातें बना रहे हैं तुम लोगों के बारे में, और तुम लोग क्यों लड़ रही हो? माँ जी, आप ना मुझे बोलने से अच्छा है भूमि को बोलो। खुद तो अनपढ़ है और कोई इसे अनपढ़ बोल दे तो ऐसे भड़कती है मानो पता नहीं कौन सी पढ़ाई की हो इसने। माँ जी आप ही बताइए, अब हमने प्रीति दीदी की किताब लौटा दी तो कौन सा पाप कर दिए? ये है कि पागल कुत्ते की तरह भौंके ही जा रही हैं हम पर। बस करो तुम दोनों, मैं यहाँ खड़ी हूँ। तुम इतनी लड़ाई कर रही हो तो मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बोला होगा तुम दोनों ने एक दूसरे को। अभी जाओ और दोनों काम करो अपना अपना। संगीता दोनों को चुप करवा कर वहाँ से भेज देती है और थोड़ी देर तक घर में शांति रहती है। लेकिन ये शांति सच में ही थोड़ी देर के लिए रहती है, क्योंकि यहाँ संगीता ने चैन की सांस ली ही होती है कि वहाँ संगीता की चौथी बहू नेहा और पांचवी बहू पिंकी की बहस शुरू हो जाती है। और उन दोनों की बहस तो और भी ज्यादा बड़ी थी। वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। संगीता की दूसरी बहू विधि भी आ जाती है और विधि बोलती है, तुम दोनों किस बात के लिए इतना झगड़ा कर रही हो, जरा बताओ तो। मैंने बस इतना ही बोला पिंकी को कि तुमसे ये गुना भाग नहीं होगा। दो, मैं राशन की लिस्ट बना देती हूँ। ये इतनी लड़ाई करने की बात तो नहीं थी। आपकी किताबों को आग लगा देंगे, हमको अनपढ़ बोलती हो ना। बस हाँ, बहुत हो गया। तुम दोनों को एक तो हम तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं और ये नॉनसेंस करके हमें ही डरा रही हो। प्रीति दीदी आप कुछ बोलोगी या मैं समझाऊं अच्छे से? समझना तो अब तुम तीनों को पड़ेगा। 4 किताबें तो हम भी पढ़ ले, लेकिन पागल लोगों की तरह हम नहीं करते। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ लिया पढ़कर। और नहीं तो क्या, ये तीनों भी तो हमारे साथ इसी घर में ही है ना। और तो और रसोई में भी खाना बनाना पड़ता है। अब हमने इनकी तरह पढ़ाई लिखाई करके अपना समय तो बर्बाद नहीं किया ना। जिसको एक अक्षर पढ़ने ना आता हो ना, वो यही बोल सकता है कि पढ़ाई में समय बर्बाद करने से बच गया। लेकिन असल बात तो ये है कि तुम अनपढ़ लोगों की बस की बात ही नहीं पढ़ना लिखना। अच्छा तो तुम्हारे बस की क्या बात है, वो भी बता दो ना हमें। अरे अभी कुछ गीत गाना गाने को बोल दिया ना, सारी की सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह मत ही लगे, वही अच्छा होगा। बार बार पढ़ाई का ज्ञान कहीं और ही जा कर दो। यहाँ हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं है ज्ञान में देने के लिए। अरे नालायकों, बस भी करो। किसी को मैं दिख नहीं रही हूँ या तुम लोग जानबूझकर मुझे देखना नहीं चाहते हो? माँ जी आप ना इन तीनों पढ़ाकू बहुओं को अपने हिसाब से समझा दो, वरना हम समझाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी सबको। अरे जाओ ना, डरते नहीं है तुम दोनों अनपढ़ लोगों से। इंग्लिश में एक शब्द बोल देंगे ना, यही ढेर हो जाओगी दोनों। फिर बोलती रहना कि माँ जी आपने क्यों नहीं कहा इन्हें। तुम पांचू से बोल रही हूँ, यही बस कर जाओ। कहीं मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो तुम पांचू को घर से सीधा बाहर कर दूंगी। फिर करते रहना जो मन में हो। माँ जी लेकिन अभी भी समझ नहीं आया लगता है। समझाऊं क्या मैं अच्छे से? संगीता की धमकी से पांचों शांत हो जाती हैं, लेकिन बस उस समय के लिए। लेकिन संगीता भी अपनी ही बहुओं को घर से नहीं निकाल सकती थी, इसीलिए कभी धमकी देकर तो कभी प्यार से समझाकर अपने घर के कलेश को कम करने में लगी रहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल गए, लेकिन कोई भी बहू सुधरने को तैयार नहीं होती है। कुछ दिनों बाद संगीता अपनी पांचों बहुओं के पास जाती है और बोलती है, आज तुम्हारी बुआ घर आने वाली है तो पांचों ना कोई लड़ाई झगड़ा करना और ना ही कुछ ऐसी हरकत करना जिससे मुझे सुनने को मिल जाए। अच्छा सा खाना बना दो अब। माँ जी मैं अभी बिजी हूँ थोड़ा, मुझे पढ़ाई करनी है, आप इन सबको बोल दो। माँ जी मैं भी पढ़ाई ही कर रही हूँ, मैं भी खाना नहीं बना सकती हूँ। माँ जी आज तो मुझे अपना जरूरी चैप्टर खत्म करना है। ये दोनों है ना, आप इन्हें बोल दो। वैसे भी इन्हें कहाँ पढ़ाई लिखाई करनी है, आप इन्हें ही बोल दो। पगला गई हो का? हम काहे सब काम करें? हम भी नहीं करेंगे कुछ काम, आप सबको काम करने को बोलो। और नहीं तो क्या, हम ही क्यों अकेले सारा काम करें? आप सबको बोलो तभी हम काम करेंगे, वरना नहीं। रहने दो, तुम लोगों को मैं समझाने लगी तो मेहमान आकर चले भी जाएंगे, लेकिन ये बहस खत्म नहीं होगी। मैं खुद ही खाना बना लूंगी, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो और तुम दोनों लड़ाई करो। संगीता फिर अपनी बहुओं के आगे शांत पड़ जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद संगीता के घर एक कुरियर वाला आता है और वो भूमि से बोलता है, मैडम यहाँ पर ये ऑर्डर भेजने के लिए बोला गया था, ये लीजिए। और हाँ आपको पेमेंट भी करनी है, पूरे 10,000 की। इतनी पेमेंट?
मैडम ऑर्डर के लिए करनी है। कुरियर वाला और भूमि बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पिंकी भी आ जाती है। क्या हुआ? ये कौन है भूमि दीदी? वो सामान देने आए हैं, पैसे मांग रहे हैं। हाँ तो पैसे दो और भगाओ इन्हें। भूमि और पिंकी आपस में बात करके कुरियर वाले को पैसे दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नेहा और प्रीति आ जाती हैं और ये सब देखकर नेहा बोलती है, अरे ऐसे कैसे पैसे दे रही हो? कोई भी पागल बनाकर चला जाएगा ऐसे तो। और भाई साहब आप कहाँ से आए हो? और ये बताओ कि कहाँ से आया है कुरियर? वो मैडम। कुरियर वाला वहाँ से भाग जाता है। इतने में भूमि पिंकी दोनों अंदर आते हैं। तभी बाकी की 3 बहुएं बोलती हैं, ये समझदारी करना जरूरी है। हाँ, अगर वो पैसे ले लेता तो तुम पागल बन जाते। हमें नहीं पता था कि वो धोखेबाज है, हम तो बस कुरियर वाला ही समझ रहे थे। देखो, हम भी तुम्हारी तरह उसकी बातों में आ जाते, तब क्या होता? मैं तुम्हें अनपढ़ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। आप सही बोल रही हो, हमारी ही गलती है। आप हमें थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही सकती हो ना। ये सब संगीता देख लेती है और उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो बहुएं आपस में लड़ाई करती रहती थी वो एक दूसरे की मदद भी कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।